नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा वीडियो जो है दिसंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। और इससे पहले हमने इस साल की जितनी भी मैगजीन्स हैं, क्रोनोलॉजी मैगजीन्स हैं, उन सभी को डिस्क्राइब किया है, उन सभी का विश्लेषण दिया है। उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस मैगजीन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल के ऊपर हमने जितनी भी बुक्स हैं जो कि आरएएस से रिलेटेड हैं वो सारी अपलोड की हुई है। एनसीईआरटीज़ वहाँ पर अपलोडेड हैं और जो मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं वो भी मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं। वो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए काम की है, तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें दिसंबर वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आरएएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसका विश्लेषण किया है। आप उसको ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने कुछ बुक्स को भी रिकमेंड किया है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए एकदम सफिशिएंट है। मेंस का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस भी हम जल्दी करेंगे और आई होप कि इस नए वाले साल में हमें कोई वैकेंसी भी मिले आरएएस के लिए, तो हम उसके ऊपर भी फिर आगे काम करेंगे। तो फिलहाल तो है दिसंबर की जो क्रोनोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इसके अंदर आई है। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ, कभी भी क्रोनोलॉजी के नोट्स ना बनाएं। पेजेस लेकर के जो लोग नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपका समय ज़्यादा व्यर्थ होगा और इतना कोई नेसेसरी है नहीं। आप इसी मैगजीन से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट बात लगती है वो आप इसी में ही इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप पेजेस में लिखेंगे वो पेजेस दोबारा मिलेंगे नहीं लिखने के बाद में, क्योंकि पेजेस खो जाते हैं। तो इसी में लिखिए ताकि आपके मैगजीन जो है आप संभाल के रखें। मैगजीन को वैसे भी संभाल के रखते हैं, फेंकते तो है नहीं, तो उसी में लिखिए। जो भी इंपॉर्टेंट बात है इसी में ही नोट डाउन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है ये थोड़ा जो इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। आप इससे परेशान मत होइएगा, कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। देखिए, ये है 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन। तो ये शिखर सम्मेलन जो है ये गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, गांधीनगर कहाँ? गुजरात के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस पे जो है वो शामिल हुए। पीठासीन अधिकारी किसको कहते हैं? पीठासीन अधिकारी होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर हम पार्लियामेंट यानी संसद की बात करें तो पीठासीन अधिकारी कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। अब स्पीकर को क्या कहते हैं? स्पीकर ही कहते हैं। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ कौन होता है? तो वहाँ उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जिसको चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका सम्मेलन हुआ है और ये अभी जो है इनके ये देखिए यहाँ पे 2020 में जो है यह वर्ष जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के रूप में जो है इसको मनाया जा रहा है। और यहाँ ये लोग करते क्या है? देखिए, जब सम्मेलन होता है तो भाई उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, उन सभी चीज़ों को ये लोग डिस्कस करते हैं। तो आप खुद जानते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। अभी आपने देखा राजस्थान की राजनीति में दल बदल कानून को लेकर के, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाउस के अंदर जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, वो अपने आप में एक चैलेंज है। तो कई सारे जितने भी चैलेंजेस होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सामने, उन सभी को ये लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आप बताइए कि हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। ये अपने कोटा से ही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि इसको जो है 26 नवंबर के दिन जो है इसको चूज़ किया गया है। 26 नवंबर का दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? 26 नवंबर 1949 को आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी भारतीय संविधान में। तो उस दिन जो है हमारे संविधान को जो है उन्होंने क्या कहते हैं उसको अंगीकृत किया था, या जिसको क्या कहें स्वीकृत किया था, अडॉप्टेड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये दिन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिवस को नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं। नेशनल लॉ डे, लॉ मतलब होता है विधि दिवस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर हो गई इसके बारे में। हाँ, संविधान को जो है हमने इन्फोर्स जो कहते हैं ना, लागू, वो तो 1950 में किया था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसको अडॉप्ट कब कर लिया था? 26 नवंबर को। अब आप देखिएगा लक्ष्मीकांत की जो किताब है या फिर जो भी आपकी एनसीईआरटी है, वहाँ पर प्रस्तावना दी हुई होती है भारतीय संविधान की, जिसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। उसमें देखिएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब पढ़ते हैं मासिक घटनाओं का सार संग्रह। देखिए, इसमें अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो तो परेशान मत होइएगा, मैं खुद पढ़ के बता दूंगी आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसमें लिखा है 48 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में भारत की किस ड्रामा सीरीज़ को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है दिल्ली क्राइम्स। हो सकता है किसी एग्जाम्स में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएँ, क्योंकि मैंने देखा था नेशनल अवार्ड्स या जो अभी जो चर्चित रहती है सीरीज़ वगैरह, उनको जो अवार्ड मिलते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये हम
हम पढ़ चुके हैं भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री यानी कि नेवी की जो एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं सिम्बेक्स, है ना, इसका आयोजन जो है अभी 2020 में अंडमान सागर के अंदर किया गया है। तो ये 27वां संस्करण था। संस्करण कौन से हुआ था ये जरूरी नहीं है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होती है ये याद रखिएगा। तो ये श्रीलंका मत कर दीजिएगा, इसमें सिंगापुर है, भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ऐप की 3री वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रवि प्रसाद ने इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है? तो देखिए ये उमंग ऐप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, उमंग ऐप, ठीक है। इसको जो है 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी जो है इसको जो है इंटरनेशनली लॉन्च किया गया। इंटरनेशनली लॉन्च करने का क्या मतलब है? इंटरनेशनली लॉन्च करने का ये मतलब है कि 2020 यानी कि इसकी जो 3री वर्षगांठ है, ये पहली चीज़ तो ये कि जो है ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। इससे होता क्या है कि ये ई गवर्नेंस जो होती है आपकी, ई गवर्नेंस आप समझते हैं कि जो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली उनकी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ई गवर्नेंस की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को ये उमंग ऐप के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये जो ऐप है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए इसको जो है इंटरनेशनली लॉन्च किया गया। यानी कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इंटरनेशनली रहते हैं, जैसे कि यूएई में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, तो वो सब लोग न्यूजीलैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वो सभी लोग जो हैं इस ऐप के ज़रिए जो है भारत की संस्कृति से जुड़ सकेंगे। यहाँ जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको जो है यहाँ पर उनका निराकरण किया जा सकेगा। मैं आपको बता दूँ कि उमंग ऐप के अंदर नियरली 643 सर्विसेज, सेवाएं जो है वो अभी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा उमंग ऐप के बारे में। ये ऐप किस लिए है, इसका क्या अर्थ है, और इसको जो है अभी 3री वर्षगांठ के अवसर पर जो है इंटरनेशनली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो दूरसंचार विभाग है जिसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहते हैं, उसने अब कहा है कि जो आपके लैंडलाइन नंबर्स होते हैं, अपन मिलाते हैं ना लैंडलाइन नंबर्स, अभी तो जो है उनके आगे जो है आपको 0 लगाना, प्रीफिक्स ऐड करना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए ये कोई अपनी गाइडलाइन बनाते हैं, हर साल इनका रिवाइज करते हैं, तो उससे क्या सारे नंबर इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। इसीलिए अब जो है आपको 1 जनवरी 2020 से जो है इनको जब भी कोई लैंडलाइन नंबर आप डायल करेंगे तो उसके आगे 0 आपको जो है लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन था, आई थिंक 2015 प्रीलिम्स का, ठीक है, क्योंकि उसी दौरान जो है बजट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ये है क्या? तो देखिए ये है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बजट में इसकी घोषणा हुई थी और 20,000 करोड़ के फंड के द्वारा जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को जो है बनाया गया था। अभी इसके अंदर और इन्फ्यूज़न किया है इन्होंने, 6,000 करोड़ की राशि जो है इसके अंदर और इंक्लूड की है। तो देखिए उसमें यही क्वेश्चन था कि ये NIIF क्या है और इसमें कितने हज़ार करोड़ की राशि जो है इससे इसको बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय 2015 के प्रीलिम्स में ये आ चुका है। तो इसको बनाया क्यों गया है? तो देखिए जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं होती है, जिसको आधारभूत संरचना से लेकर के जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे रोड होते हैं, आधारभूत संरचना में क्या आता है? रोड आते हैं, वेयर हाउस आते हैं, या कोई बिल्डिंग बनाना आता है। तो ये जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से फंड बनाया गया था ताकि हमको बैंकों पे या किसी और संस्था पे निर्भर ना रहना पड़े। तो उसके लिए इसके अंदर अभी और इंक्लूजन किया गया है, 6,000 करोड़ की राशि और इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए, समन्वय जानते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए, जो भी इनके खुफिया डिपार्टमेंट है, सीक्रेट एजेंसीज है, उनके कोऑर्डिनेशन रहे उनके अंदर, उसके लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति, नेशनल इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन कमेटी की स्थापना जो है उसको मंजूरी दी है। कौन सा देश है? तो ये पाकिस्तान है। नेक्स्ट देखिए, असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका जो है अभी निधन हो गया है वो है तरुण गोगोई। रंजन गोगोई कौन थे? रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के किस पद के लिए जो है अभी चुना गया है? तो देखिए इनको जो है अभी एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो है वहाँ पे चुना गया है। CAG के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है CAG के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा क्या बोलते हैं, महालेखा परीक्षक, इसके बारे में जो है हमारे संविधान में दिया हुआ है और ये आपके RS प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है। CAG आपको पढ़ना है, इसलिए इसको रट लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्ष 2020-21 के लिए इटली व वर्ष 2022 के लिए इंडोनेशिया को दी गई है। कहने का मतलब यह है कि 2023 के अंदर भारत को इसकी जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी मिलेगी। ठीक। अमेरिका की बोइंग कंपनी से भारतीय नौसेना को 2020 नवंबर 2020 को प्राप्त हुआ पोसाइडन P8I किस प्रकार का विमान है? तो देखिए ये एक जो है समुद्र निगरानी व पनडुब्बी रोधी, ठीक है, एंटी सबमरीन जिसको आप कहते हैं, पनडुब्बी यानी होती है सबमरीन, तो एंटी सबमरीन जो है ये एक तरीके से क्या है, विमान है। तो इसको याद रखिएगा। ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि आप बताइए P8I क्या है, एक मिसाइल है, एक विमान है, या एंटी सबमरीन मिसाइल है, या क्या कहते हैं नेवल शिप्स का सर्विलेंस करने वाली जो है कोई शिप है। ऐसा करके आपसे पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आखिरकार। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को किस पुरस्कार से 7 नवंबर 2020 को सम्मानित किया? तो देखिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है इनको दिया गया है। किनको दिया गया है? ऋचा चड्ढा जो अभिनेत्री हैं उनको। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना है? तो देखिए ये है आपके क्रिस गोपाल कृष्णन, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस गोपाल कृष्णन को जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो रिज़र्व बैंक का इनोवेशन इन्होंने बनाया है, जिसको कहते हैं क्या, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब जो है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सितंबर की क्रोनोलॉजी आप देखिएगा, हमने कई चीज़ें पढ़ी है वहाँ पे। फिनटेक पढ़ा था, सैंडबॉक्स पढ़ा था, ठीक है, सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी टूल्स, ऐसे करके चीज़ें भी पढ़ी थी। ये सारी चीज़ें क्या है कि इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र के अंदर क्या क्या इनोवेशन जो है किए जा सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट ही इन्होंने जो है डिपार्टमेंट बनाया है, जिसको कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नाम इन्होंने दिया है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन है? क्रिस गोपाल कृष्णन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने और वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है? तो इस समझौते को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा रहा है। और ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही मैं आपको बताऊंगी इसमें, तो मैं स्किप करूं तो आप ये मत समझिएगा बताया नहीं, भूल गई मैं, लेकिन मुझे पता है कि ये जो है काम का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक ने आतंकवाद निरोधी किस केंद्र की स्थापना के लाखों पाउंड आवंटित करने की घोषणा जो है 2020 में की है? तो देखिए ब्रिटेन जो है ना, वो भी जो है काउंटर टेररिज्म के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है, इसलिए उसने एक जो है केंद्र भी स्थापित किया है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर। अब ये काम का कैसा है? ये काम का ऐसा है कि जब भी हम आतंकवाद के ऊपर कोई लेख लिखेंगे तो हमारी ये चीज़ काम आ जाएगी कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर की स्थापना ब्रिटेन ने की है, तो उसको हम वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, और नीतीश कुमार पहली बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री वर्ष 2000 में बने थे, और अभी वो 5वीं बार जो है सीएम बन चुके हैं। और बिहार के जो हैं वो अभी 22वें चीफ मिनिस्टर है, 22nd। आपको पता है ये एनआईटी से पढ़े हुए हैं। और इसके अलावा मैं बताती हूँ कि जो नीतीश कुमार जो है, इनकी पार्टी है जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड। और बिहार के अंदर जो है विधानसभा की सीटें कितनी है? 243। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वह मलयालम फिल्म जिसे 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने जाने की घोषणा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने की है, तो वो फिल्म का नाम है जल्लीकट्टू। ठीक है, अब जल्लीकट्टू क्या है ये आप बताएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है, और ये बहुत चर्चा में भी रहा है कि व्हाट इज़ जल्लीकट्टू। तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, तो देखिए अभी एक तूफान आ रहा है जिसका नाम है निवार, ठीक है, ये निवार जो तूफान है, अब आपसे पूछा जाएगा निवार हाल ही में जो चर्चा में रहा है ये क्या है, तो आप बताएंगे ये तूफान रहा है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यह चक्रवाती तूफान है, जो कि नवंबर 2020 को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व तेलंगाना को प्रभावित जो है इसने किया है, यानी कि आपके जो है इधर वाले जो रीजन्स हैं, पुडुचेरी, कराईकल, तमिलनाडु, यहाँ के रीजन्स को इसने प्रभावित किया है। तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना के वह विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिनका कि 25 नवंबर को भी निधन हो गया, डिएगो माराडोना, इनका जो है भी निधन हो गया था। ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित गैर कानूनी धर्मांतरण समझते हैं ना, रिलीजन को चेंज करना, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस में जबरन धर्मांतरण के लिए कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो देखिए 1 से 10 साल तक का
अगर कोई जबरन धर्मांतरण कराता है किसी व्यक्ति का तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेख है लव जिहाद के ऊपर, हालांकि वो टाइटल उन न्यूज़पेपर वालों ने दिया है, लेकिन ये जो है ये इसी से रिलेटेड है, जो कि अभी यूपी, एमपी और जो हरियाणा की सरकार है उन्होंने जो धर्मांतरण निषेध पे जो ये इतने सारे बिल्स या अध्यादेश या कानून बनाए हैं उनके ऊपर ही ये आर्टिकल है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव है, आपकी नॉलेज में थोड़ा गेन ही होगा, तो आप उसको ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी स्टडी फॉर IAS RS जो है उस चैनल पे भी उस लेख को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, रेल प्रणाली की क्षमता और सुधार के लिए भारतीय रेल ने पूरी तरह डिजिटल HRMS 26 नवंबर को लॉन्च किया है। HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, महिला 2020 चैलेंज 2020 का खिताब फाइनल मैच में सुपरनोवाज को पराजित कर 9 नवंबर को किसने जीता है? तो ये टेल ब्लेजर्स ने जीता है, तो ये टीम का नाम है। फिर है, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति ACABQ के लिए चुना गया है? तो वह है विदिशा मैत्रा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये मैंने आपको पिछली बार जो है क्वेश्चन पूछा था कि इनकी कौन सी किताब है जो भी काफ़ी चर्चा में है, तो उसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 14 नवंबर 2020 को आयोजित 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान अध्यक्ष के रूप में किसने की है? तो ये ग्वेशन शुआक फुक यानी वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। 3 दिवसीय गंगा उत्सव, ठीक है, इसका आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसके द्वारा इसका जो है सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो आयोजन जो है वो किया गया है। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कौन सा वेब पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है? तो वह है सुमंगल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट की किस परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सितंबर में वाली क्रोनोलॉजी में भी था, लुहरी जल विद्युत परियोजना। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, प्लस ये ध्यान रखिएगा कि किस नदी के ऊपर, किस नदी के जल को हार्नेस करने के लिए जो है किया गया है, तो वो सतलुज नदी का जल है। ठीक, इसरो ने भारत के किस कृत्रिम उपग्रह व 9 विदेशी उपग्रहों को PSLV C49 रॉकेट द्वारा 7 नवंबर 2020 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो वो है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि आज की वीडियो में हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को जो है कंप्लीट करेंगे, और 20 मिनट से ज़्यादा का हम वीडियो बनाएंगे नहीं, ताकि जो है पढ़ने में आसानी रहे। इस वीडियो को मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS पे भी अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, उसमें काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे RS शर्मा की NCERT की किताबें हैं, उपेंद्र सिंह की जो किताबें हैं हिस्ट्री को लेकर के, वो भी मैंने अपलोड की हुई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलेगी, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस जो मैगजीन है दिसंबर वाली, उसकी PDF भी मैंने वहाँ अपलोड कर दी है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चैनल के साथ में बने रहिएगा, कल हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।